ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ठीक है, तो कल हमने बेसिक इंस्टॉलेशन एंड कुछ पढ़ लिया था इसके बारे में कि हमारे सिस्टम में बेसिकली आ गई थी, राइट। आज हम एसक्यूएल का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे, डीडीएल से शुरू करेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से। ठीक है, तो उसके अंदर हम टेबल्स क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, उनको यूज करना, ये सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो एक बार कर लो, रेडी कर लो। तो कुछ टाइम चाहिए इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉलेशन करो एक बार आपकी, या बताइए। आ जाएगा, चेयर पे रख देना ब्रेक। सॉकेट आपको नहीं है, अपना पावर भी चेयर पे रखते हो आप। इसी को कर लो थोड़ा। ठीक, चलिए। तो मैं बता रहा था कि कल हमने बेसिक पढ़ा था, स्किल इंस्टॉलेशन करना, उसमें हमने क्रिएट वगैरह कमांड के बारे में थोड़ा पढ़ा था। आज हम प्रॉपर डीडीएल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। सो इसके अंदर आपके मल्टीपल कमांड्स आते हैं। सबसे पहले तो आपका क्रिएट कमांड, जिससे आप टेबल्स को डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यूज कमांड, जिससे आप डेटाबेस में स्विच करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके कंस्ट्रेंट्स वाले सारे कमांड्स इसमें होते हैं, स्ट्रक्चर वाले, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की। सर रिपीट करने का, यूज कमांड, यूज, क्रिएट, बहुत सारे कमांड्स हैं। सारा भी करेंगे हम आगे आगे, तो लिखते रहना जैसे जैसे करेंगे। तो अभी इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सो इसके साथ स्ट्रक्चर वाले कमांड जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की और कंसेप्चुअल कीज जैसे सुपर की या कैंडिडेट की, ये सब आता है। ठीक है, इसके साथ चेक्स आते हैं, नॉट नल, यूनिक, ये सब आता है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स आते हैं। तो ये सब बेसिकली मिलके आपको बनाते हैं द मेन डीडीएल। ठीक है, इसके आपके ईआर डायग्राम्स भी आते हैं। ठीक है, तो अब बिफोर गोइंग टू द मेन प्रैक्टिकल स्टफ, ठीक है, आपको ना सबसे पहले मैं ईआर डायग्राम से शुरू करवाता हूँ। ईआर डायग्राम क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, ये सब पढ़े। ठीक है, तो हो गया। रेडी? ठीक है, तो हम ईआर डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ईआर डायग्राम का बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, फिर बाद में क्लास पूरी उसकी भी रखेंगे हम आराम से, कोई इशू नहीं है। ईआर डायग्राम, हाँ, ईआर डायग्राम। ठीक है, आज हम ईआर डायग्राम में पढ़ेंगे। हाँ, ईआर डायग्राम में पढ़ते हैं आज। ठीक है, ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं? ईआर डायग्राम्स आर बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। ठीक है, रिलेशनशिप डायग्राम्स, हाँ, पूरी क्लास इसके लिए नहीं रखेंगे, तो मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ बेसिक ईआर डायग्राम से। ठीक है, क्योंकि ईआर डायग्राम एंड डेटाबेस आपके साथ साथ चलने वाली चीज है, कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा ईआर डायग्राम एक बार पढ़ा दूंगा उसके बाद डेटाबेस पे लेके जाऊंगा, नहीं। हम डेटाबेस बनाएंगे, साथ साथ उसका ईआर डायग्राम ड्रॉ करते चलेंगे। ठीक है, तो ईआर डायग्राम होता क्या है? ईआर डायग्राम बेसिकली आपका डेटाबेस के अंदर जितनी भी आपके टेबल्स हैं, उनके अंदर डेटाज हैं, उनके जो लिंक्स हैं,
बेसिकली आपके डेटाबेस का एक ओवरव्यू देता है, ठीक है, कि आपका डेटाबेस किस तरीके का डेटा है, किस तरीके से वो डेटा लिंक्ड है, इसका एक ओवरव्यू देने के लिए हम ईआर डायग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब नेचर उसका, हाँ, हमारे डेटाबेस का नेचर, हमारे डेटाबेस का बेसिकली नेचर, ठीक है। तो अब क्योंकि नाम है इसका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। सर क्या लिखूं इसकी डेफिनेशन? इट इज यू कैन राइट these diagrams are used to represent these are used to represent to present the structure of a database the structure of database which helps in making the database more understandable, and easier to troubleshoot. Troubleshoot. हाँ, when required. ठीक है। सो अब ये होते किस तरीके से, क्या होते हैं, ठीक है। एज नेम जस्ट एंटिटी रिलेशनशिप है, तो हम डिफरेंट एंटिटीज का रिलेशन बिल्ड करते हैं, इससे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है। सो व्हाट दैट मींस इज कि जब भी आप एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर डेटा है, उसके अंदर जो लिंक्स हैं, वो सब आपके एक एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। जो मेन टेबल एंटिटी क्या होती है, एंटिटी एनीथिंग दैट हैज अ फिजिकल मीनिंग, ठीक है, जिसका कुछ भी मतलब हो, जो एक चीज को रिप्रेजेंट करती हो, किसी भी पर्सन को, प्रोडक्ट को, कंसेप्ट को, इवेंट को, किसी भी ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करती हो। For example, my name. For example, not your name. For example, you can say students, classrooms, departments, events, ठीक है। डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से सोचो कि डेटाबेस हम किस किस चीज का बना सकते हैं, डेटाबेस में जो टेबल्स बनेंगे वो किस किस चीज के बन सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का डेटाबेस बन सकता है, एम्प्लॉयज का डेटाबेस बन सकता है, आपके इवेंट्स का डेटाबेस बन सकता है, देन आपके कस्टमर्स का डेटाबेस बन सकता है, ये सारी फिर तो जिस चीज का बेसिकली एक टेबल बना सकते हो, वो होती है हमारी एंटिटी, ठीक है। एंटिटी हमेशा रिप्रेजेंट कर दी जाती है एक रेक्टेंगल से। Entity is represented by रेक्टेंगल और आपको प्रॉब्लम करता है तो So, how we are talking about entity, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करी जाती है अपनी एक रेक्टेंगल से, ठीक है। अब हर एक एंटिटी के होते हैं कई एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो एक स्टूडेंट एंटिटी है, स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, जो भी चीजें हमारी एंटिटी को डिस्क्राइब करती हैं उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। जो भी चीजें हमारी एंटिटी को डिस्क्राइब कर रही हैं उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। attributes are used to describe the entity. Attributes are those which represents the describes the entity, ठीक है, कहते हैं एट्रीब्यूट्स। और ये रिप्रेजेंट होते हैं एक ओवल से, represented by oval. सर बट ये शेप जो है ये हम कहाँ मतलब रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर ये
शेप्स आप किसी जब आप ड्रॉ कर रहे होते हो ना ईयर डायग्राम, आइदर यू आर ड्राइंग इट मैन्युअली और यू आर ड्राइंग इट इन सम कंप्यूटर सम सॉफ्टवेयर, वहाँ पे शेप सेम रहते हैं। आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करके अपने सिस्टम पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप कल नहीं आए थे ना, कोई बात नहीं, और कल हमने सिर्फ एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन वगैरह ही किया था, तो ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है। तो वो छोटा सा पार्ट है, रिकॉर्डिंग ग्रुप पे है तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आज हम कर रहे हैं ईआर डायग्राम्स, ठीक है। बैठो स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट रिकैप कर देता हूँ। ईआर डायग्राम्स होते हैं हमारे बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। इससे एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। सो आइदर एक डेटाबेस बना हुआ है, हम उसके लिए एक ईआर डायग्राम बनाते हैं ताकि उस डेटाबेस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, या उसमें कोई इशू आ रहा है तो कहाँ से इशू में भी राइज हो सकता है, इन सब चीजों को फिगर आउट करने के लिए एक ईआर डायग्राम बनाया जाता है उसका। या फिर हम एक ईआर डायग्राम बनाने के बाद भी डेटाबेस को डिजाइन करते हैं ताकि जो डेटाबेस हम डिजाइन कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर आइडिया हो, ठीक है। तो इसके दो ही मेन पर्पसेस होते हैं। एक तो हमें डेटाबेस पढ़ना ना पड़े टू गेट द अंडरस्टैंडिंग कि डेटाबेस किस चीज का है, हम ईआर डायग्राम देख के सीधे वो समझ सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर डेटाबेस में कहीं पे कुछ इश्यू आ रहा है, कोई हमने एंट्री करी और वो एंट्री किसी गलत तरीके से लिंक हो रही है या फिर किसी गलत टेबल में जा रही है, तो वो चीज भी हम ईआर डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ईआर डायग्राम के अंदर आपके अलग अलग से थिंग्स होती हैं जिनको कंबाइन करके ईआर डायग्राम बनाया जाता है। तो फर्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटिटी। एंटिटी कोई भी ऐसी चीज जिस चीज को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इवेंट, या फिर आपका एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट्स, कुछ भी, राइट। और ये तो हुआ ऑफिशियल डेफिनेशन, राइट। इसको समझने के लिए इसको इस तरीके से समझो कि मान लो अगर आप एक टेबल बना रहे हो तो आप किस किस चीज का एक टेबल बना पाओगे, दैट इज योर एंटिटी, ठीक है। सो जैसे हम स्टूडेंट्स का टेबल बना सकते हैं, हम एम्प्लॉयज का टेबल बना सकते हैं, डिपार्टमेंट का टेबल बना सकते हैं, सो दोस आर एंटिटीज, ठीक है। सर इस क्या इस डेफिनेशन क्या होगी इसमें? एंटिटी की डेफिनेशन इज anything that can be described using anything that can be described basically, anything that can be described is an entity, ठीक है। एंड नाउ जो चीजें उस एंटिटी को डिस्क्राइब कर रही है those are attributes, ठीक है। सो बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये सब हमारे स्टूडेंट वाली एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। एंटिटीज जो होती है हमारी वो रिप्रेजेंट की जाती है एक रेक्टेंगल से, एट्रीब्यूट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं एक ओवल से, ठीक है। जैसे सपोज कस्टमर कस्टमर नेम है तो वो एंटिटी हो गई, कस्टमर नेम का एट्रीब्यूट होगा, कस्टमर सबके एंटिटी है। कस्टमर नेम का टेबल नहीं बनाओगे ना, कस्टमर आईडी, सपोज कस्टमर आईडी कैन बी टेकन एज एन एंटिटी। नहीं, अब कस्टमर आईडी का टेबल थोड़ा ना बनाओगे, कस्टमर हाँ कस्टमर्स का बनाएंगे, उसके अंदर जो भी कस्टमर आईडी ले रहे हैं या आईडी ले रहे हैं तो वो एट्रीब्यूट, हाँ, तो कस्टमर आईडी आपका एट्रीब्यूट होगा एंड जो कस्टमर्स का बनाओगे वो आपकी एंटिटी होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर आती है द थर्ड थिंग, रिलेशनशिप्स, ठीक है। एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कैसे रिलेट कर रही है, तो हमारे पास चार मेजर टाइप ऑफ रिलेशनशिप होती हैं, वन टू वन, टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। पॉलिसी बना था यार। Four types of ER. Relationships. Types of relationships. Now. आप सब लोग कल नहीं आए थे? और सारी भीड़ आ गई। बैठे बैठे गए। क्या 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 चार? one to one, one to many, to one
और मैन टू मैनी। तो अगर आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। तो कल हमने क्या किया था, हमने एसक्यूएल से स्टार्ट किया हुआ है फिलहाल, ठीक है। तो कल हमने एसक्यूएल एंड उसके मैनेजमेंट स्टूडियो का इंस्टॉलेशन किया था और एक बेसिक आइडिया दिया था कि इनको कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे उसको यूज किया जाता है। तो ये चीज आप रिकॉर्डिंग से अपना देख लेना एक बार, ठीक है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं ईआर डायग्राम्स के बारे में। ईआर डायग्राम्स क्या है? ईआर डायग्राम्स आर बेसिकली आपका जो डेटाबेस है, जो आप एसक्यूएल, उसका स्ट्रक्चर कैसा है या फिर कैसे करना है। अगर आप एक डेटाबेस ऑलरेडी बिल्ड है, उसका ईआर डायग्राम बना रहे हैं, तो दैट इज कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। So 4 types of relationship, 1 to 1. बता रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, स्टॉप आ रहा हूँ, ठीक है। सो ईआर डायग्राम बेसिकली कि अगर आपके पास एक डेटाबेस बिल्ड है ऑलरेडी, तो वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, या फिर अगर आपके पास एक ईआर डायग्राम है तो उसके बेसिस पे आप डेटाबेस बिल्ड करेंगे ताकि आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर पहले से पता हो, ठीक है। इसके दो फायदे रहते हैं। फर्स्ट वन कि बिना डेटाबेस को पढ़े आप देख सकते हो, डेटाबेस का एक ओवरव्यू ले सकते हो कि उस डेटाबेस के अंदर वो कहाँ पे क्या डेटा मिल सकता है, राइट। और दूसरा कि अगर डेटाबेस में कहीं पे कोई इश्यू आ रहा है, कि मान लो आपने डेटा फीड किया, वो किसी और टेबल में जाना चाहिए था बट किसी और टेबल में चला गया, तो जो ऐसे कोई इश्यू है इसको आप ट्रबल शूट कर सकते हो, इन इश्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो ईआर डायग्राम को यूज करके, ठीक है। नाउ ईआर डायग्राम काफी अलग अलग चीजों से कंपोज होता है। इसके अंदर अलग अलग यू कैन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे थे, उनमें से पहला था हमारे पास एंटिटी, ठीक है। एंटिटी एनीथिंग दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है। इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि कोई भी ऐसी चीज जिसका आप टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो कस्टमर्स, स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज, ऑर्डर्स, ठीक है, ये सारे आपको होंगे एंटिटीज। Sir, I have a question. Entity और attributes ER डायग्राम में like क्या है? देखो ईआर डायग्राम जब बिल्ड करते हो ना, तो एंटिटीज, एट्रिब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, कीज, इन सबको कंबाइन करके ईआर डायग्राम बनाया जाता है। अभी जब हम बनाएंगे तब समझ आएगा। सर ये बेसिकली पार्ट्स से, हाँ, पार्ट्स, कंपोनेंट्स, यू कैन से। Very stupid question, but कोई the issue नहीं है, बोलो, SQL बोलो। हम पढ़ते किससे हैं? इसके वे या एक्सेल पे? एक्सेल पर है। हाँ लाइक द क्वेरीज ना, हाँ क्वेरीज को हम रन करते हैं एसएसएमएस पे, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। एंड जो मेन आपकी क्वेरीज जिसके अगेंस्ट रन हो रही हैं, जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है, वो एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। दो कंपोनेंट्स है इसके, इन दोनों कंपोनेंट्स को हम कनेक्टिविटी यूज करते हैं। मैं भी ऐसी सवाल पूछ रहा था। कोई इशू नहीं है, स्टूपिड क्वेश्चन पूछोगे तभी तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमने एंटिटीज के बारे में बात किया, एनीथिंग दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है। अब जो चीजें उस एंटिटी को डिस्क्राइब करती हैं उसको वी कॉल एट्रीब्यूट, ठीक है। सो अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो स्टूडेंट्स है हमारे, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये सब आपके एट्रीब्यूट्स हो गए स्टूडेंट एंटिटी के, ठीक है। सर लाइक अगर हम किसी हॉस्पिटल का डाटाबेस ले रहे हैं तो उसमें पेशेंट्स एंटिटीज हो गए, पेशेंट एंटिटीज होंगे बिल्कुल, और उनका एड्रेस, उनकी उनका address, कॉज ऑफ इंजरी, ये सब एट्रीब्यूट्स, हो गए, ठीक है। एंड देन द थर्ड पार्ट इज रिलेशंस, ठीक है। रिलेशंस या रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स क्या होते हैं कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से किस बेसिस पे लिंक्ड है, ठीक है। इसके चार पार्ट होते हैं, बट मैं एक पहले एग्जांपल देता हूँ कि रिलेशनशिप एक्चुअली होता क्या है। बताया कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से किस तरीके से लिंक्ड है, ठीक है। सो इफ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल, दो एंटिटी लेते हैं, एक कस्टमर्स और ऑर्डर्स, ठीक है। कस्टमर्स के अंदर क्या होगा कि कस्टमर की डिटेल्स है, कस्टमर आईडी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। और जो ऑर्डर्स है उसके अंदर ऑर्डर की डिटेल है कि उन्होंने क्या परचेज किया, कितने का परचेज किया, उस पे क्या मार्कअप था, कितना डिस्काउंट दिया, ये सब, ठीक है। अब इन दोनों चीजों के बीच में एक चीज कॉमन होगी, कस्टमर आईडी, कस्टमर वाले टेबल में भी एग्जिस्ट करेगी एंड ऑर्डर्स वाले टेबल में भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो हाँ, कॉमन लिंक हुआ ये, ठीक है। इसको प्राइमरी की कहा जाता है, बट उस पर हम बाद में जाएंगे, ठीक है। तो
जो कस्टमर वाला एंटिटी है उसके अंदर कस्टमर आईडी यूनिक होगी, है ना, क्योंकि हर एक कस्टमर की एक ही बार एंट्री होगी तो उसको एक ही कस्टमर आईडी मिलेगी। बट जो ऑर्डर्स वाली एंटिटी है उसके अंदर मल्टीपल बार सेम कस्टमर आईडी आ सकती है, क्योंकि एक कस्टमर बहुत सारा ऑर्डर कर सकता है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है कि एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर्स कर सकता है, राइट। ये क्या हो गया, एक कस्टमर है और बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तो वन टू मैनी ये होते हैं रिलेशनशिप्स। इनके 4 टाइप होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। many to one and many to many। हाँ, 4 टाइप होते हैं, 1 to 1, 1 to many to 1 एंड many to many। ठीक है, सर ये एग्जिस्ट किन के बीच में करेगी? दो एंटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट between करता two है। entities। It exists between two entities। हाँ, Any two entities। हाँ, किसी भी 2 एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब जो रिलेशनशिप्स हैं का एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे एंटिटी का हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एट्रीब्यूट्स के लिए हमारे पास एक सर्कल है, ओवल है। ठीक है, जो रिलेशनशिप्स है उनका एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन द केस ऑफ ईयर डायग्राम। बट जब हम वैसे बात कर रहे हैं इन द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग तो उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, बट इन केस ऑफ ईयर डायग्राम उसका रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, सो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इज कि आप 1 एंड स्टार का यूज करते हैं। ठीक है, यूजुअली जिस तरीके से मैं अपनी कंपनी में वर्क करता हूँ वहां पे 1 एंड स्टार का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक लाइन एंड एक तरफ 1 या स्टार और दूसरे भी 1 या स्टार। तो बेसिकली एक लाइन इस तरफ स्टार डालूंगा, इस तरफ 1 डालूंगा या इंटरचेंजेबली ये यूज होता है। ठीक है, सो स्टार रिप्रेजेंट्स मैनी एंड 1 तो 1 को रिप्रेजेंट करता ही है, तो मैंने एक ऐसी लाइन डाल दिया, इट्स मैनी टू 1। ठीक है ना, इट्स मैनी टू 1। और ईयर डायग्राम में जो रिलेशनशिप है इट्स लाइक कि आप उसको कैसे देख रहे हो। अगर मैं कस्टमर्स और ऑर्डर्स देखूं, ठीक है, तो अगर मैं कस्टमर्स को पहले देख रहा हूँ ऑर्डर्स को बाद में देख रहा हूँ। ये स्टार और 1 जो फिक्स है ये मैंने बताया कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं। कई लोग इसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि सिंगल एरो मतलब 1, डबल एरो मतलब मैनी। तो कई लोग इसे वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग इसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन इज 1, डबल लाइन इज मैनी। तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, मतलब समझ आना चाहिए। वो तो सिर्फ लुक ही चेंज करना है, वो तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, है ना। तो अगर मैं इसमें क्या होता है, जैसे कस्टमर्स और ऑर्डर्स का मैंने 2 एंटिटी ली, इनके बीच में बाय डिफॉल्ट रिलेशनशिप क्या होगा, 1 to many, है ना। बट ये रिलेशनशिप सिर्फ तब है जब मैं कस्टमर्स वाले टेबल को पहले देख रहा हूँ, ऑर्डर्स वाले टेबल को बाद में देख रहा हूँ, तभी तो 1 to many है। वरना अगर मैं ऑर्डर्स को पहले देखूं, कस्टमर्स को बाद में देखूं, तो ये many to 1 हो जाएगा। तो ये डायरेक्शनल नहीं होता। तो ये डायग्राम होते हैं वो डायरेक्शनल नहीं होते कि उसको आप एक फ्लो चार्ट की तरह मत समझना। जैसे आपने कॉलेज में पढ़ा होगा फ्लो चार्ट्स के बारे में, above to bottom। हाँ, अबव टू बॉटम या राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से नहीं होते हैं ये। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, आप किसी भी साइड से कहीं से भी पढ़ना से शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 मेन कोर कंपोनेंट है हमारे ईयर डायग्राम के। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और कंपोनेंट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटीज को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वीक एंटिटीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज होती हैं, वीक रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बट ये 3 कोर कंपोनेंट है। जो बाकी के कंपोनेंट्स है वो जैसे जैसे हम अपना डेटाबेस बिल्ड करेंगे वैसे वैसे हम उस डेटाबेस का एक ईयर डायग्राम साइड बाय साइड बनाते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टास्क रहेगा जो हम करने वाले हैं। ठीक है, एक बेसिक ईयर डायग्राम कैसे बिल्ड किया जाता है, लेट्स से हम एक कस्टमर एंड ऑर्डर्स का ही एक ईयर डायग्राम बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो अपनी नोटबुक के बारे में कहीं भी ड्रॉ करना शुरू करो। कस्टमर्स और ऑर्डर्स है, ठीक है, तो दो एंटिटी हो गई। एग्जांपल करके कर दो उसको, एग्जांपल का ही करेगा। दो आपकी एंटिटीज हो गई, एंटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रेक्टेंगल में। सो 2 रेक्टेंगल बना के उसके अंदर फर्स्ट के अंदर यू विल राइट कस्टमर्स, दूसरे में ऑर्डर्स। ठीक है, अब इनके बनेंगे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ऑर्डर। बट देखो यूजुअली जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो
तो ये फ्लो रहता है कि आप सबसे पहले एंटिटी बनाते हैं, उसके बाद एट्रीब्यूट्स, उसके बाद रिलेशनशिप्स, ठीक है। बट व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन पेन पेपर ना, सो इट इज रिकमेंडेड कि आप रिलेशनशिप पहले बनाओ, एट्रीब्यूट्स बाद में ड्रॉ करो, ठीक है, क्योंकि वरना पेपर वेस्टेज वगैरह रहता है, करना पड़ता है, ठीक है। हम सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे उसका रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, इस तरीके से कर लो, वरना और भी 2-3 तरीके बताए मैंने, किसी भी तरीके से दोनों अपने रेक्टेंगल्स को कनेक्ट कर लो, रेक्टेंगल को एक लाइन से कनेक्ट कर दो। एंड क्योंकि हमारा 1 to many रहेगा, तो कस्टमर्स के साइड पे 1 लिख देना, उस लाइन पे कस्टमर्स वाले एंड पे 1 लिख देना, एंड दूसरे एंड पे स्टार, तो इट्स 1 to many, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइन के पास यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है? अब इनके एट्रीब्यूट्स बना लो। एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लो, कस्टमर में कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, हाँ कुछ भी ले लो एग्जांपल, क्योंकि एट्रीब्यूट्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। Sir, attributes which represent them from the oval. हाँ ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, अपना रेक्टेंगल से एक लाइन ड्रॉ करो, एक ओवल कनेक्ट करो, वो आपका एक एट्रीब्यूट होता है। जो लाइन होगी उसके ऊपर कुछ भी मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि एट्रीब्यूट्स एंड एंटिटीज Vertical line. वर्टिकल जस्ट चार्ट की तरह ड्रॉ करो, कहीं पे भी ड्रॉ करो, डजंट मैटर। ये मैं वो भी ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ, लेबलिंग आप लोग देख लें, ठीक है। तो दो हमने एंटिटीज ड्रॉ करी, उसके बाद वी ड्रॉ लाइन, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशनशिप हो गया। अब क्योंकि पहला वाला कस्टमर्स है, ऑर्डर्स है, राइट, तो इट विल बी 1 to many, ठीक है। अब हम दोनों एंटिटीज को एट्रीब्यूट दे देंगे, तो लेट्स से इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आ गया कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर आईडी आ गया, ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी आ गया, फिर हमारे पास इसमें भी कस्टमर आईडी आ जाएगा, क्वांटिटी आ सकता है, प्राइस आ सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, इतना ये डायग्राम समझ आया। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो, बहुत बेसिक सा ईयर डायग्राम है ये। ठीक है, यह डायग्राम का बेसिक समझ आया, राइट, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े, ठीक है ना। अब हम कर क्या रहे हैं, हमने डिसाइड किया कि हम एसक्यूएल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, डेटाबेस की अपने क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, एंड साथ साथ उनके ईआर डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो ईआर डायग्राम वाला काम है वो मैं आप लोगों को भी छोड़ दूं, बेसिक समझ आया ईआर डायग्राम कैसे बनते हैं, है ना। जो कोर कंपोनेंट है उसका आइडिया मिल गया, कोर कंपोनेंट उसका आइडिया मिल गया कि कैसे बनते हैं डायग्राम। तो अगर हम जैसे डेटाबेस बनाना शुरू करेंगे, एंड इफ आई टेल की एक एंटिटी है, इसकी ये एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप ड्रॉ कर सकते हो साथ साथ, राइट राइट। एंड आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा छोटा करके ड्रॉ करना स्टार्ट करना, ठीक है, क्योंकि बड़ा होने वाला है ये डायग्राम। क्लियर, तो अब हम चलते हैं वापस अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे, ठीक है। ये है हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, दिख रहा है पीछे, क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर राइट हैंड साइड पे जो है हमारा वो है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, जितने भी हमारे और डेटाबेसेस हैं, जिसके अंदर टेबल्स हैं, जो भी है वो सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें विजुअली देखने के लिए कि क्या क्या कैसे कैसे है, हम ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। कल हमने एक बेसिक सा डेटाबेस बनाया था टेस्टिंग के नाम से, इसको भी हम रिमूव कर देंगे, स्टार्टिंग से करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो इसको
टेस्टिंग वाला डेटाबेस कंप्लीट हो गया है, तो थोड़ा सा मैग्नीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर जब आप बाय डिफॉल्ट अपना स्टूडियो ऑन करते हो, मैनेजमेंट स्टूडियो ऑन करते हो, तो जो एक क्वेरी पैनल है, ये पैनल नहीं आता, कुछ इस तरीके से आपका स्टूडियो एक्चुअली ऑन होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका स्टूडियो एक्चुअली ऑन होता है। इसकी पोजीशन उधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, वो आपको ये मूवेबल होता है, तो उस पर इतना डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट इस तरीके से ऑन होता है। ठीक है, पहले आपको बनाना होता है कनेक्शन टू द डेटाबेस। ठीक है, जो आप एसक्यूएल इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद लास्ट में हमारा से ऑप्शन आता है कनेक्ट नाउ का। जब कनेक्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको एक नई विंडो के अंदर आपके सर्वर का नाम मिलता है। ठीक है, देन वो सर्वर का नाम आपको कॉपी करना होता है। आप अपने स्टूडियो में आते हैं, यहाँ पे कनेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर सर्वर का नाम पूछता है, वो वाला नेम जो हमने वहां से कॉपी किया है वो आप सर्वर के नेम में डालते हैं। ठीक है, एंड देन वहां पे ऑप्शन होता है ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। इन वेरी बेसिक सेंस इसका क्या मतलब हुआ कि जिस सर्वर से हम कनेक्ट करना चाहते हैं वो ट्रस्टेड सर्वर है, हम उसको वो बोलते हैं। ठीक है, उसको हम टिक करते हैं एंड देन वी कनेक्ट, और कनेक्ट होते ही कुछ इस तरीके से आपके पास विंडो खुल जाती है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्वेरीज लिखनी स्टार्ट करनी है। तो क्वेरी लिखनी स्टार्ट करने के लिए जो पैनल है हमारा क्वेरी पैनल, उसको ओपन करने के लिए वी डू सिंपली कंट्रोल एन करते हैं, हमारा क्वेरी पैनल खुल जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम लिखते हैं अपनी क्वेरीज को। ठीक है, अब यूजुअली इसका जैसे यूज किया जाता है वो होता है कि आप अपनी सारी क्वेरीज, जितनी क्वेरीज है वो एक साथ लिखेंगे। ठीक है, आपका डेटाबेस क्रिएट होता चला जाएगा, उसके अंदर टेबल्स बन जाएंगे, स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब कुछ एक साथ हो जाता है। ठीक है, बट क्योंकि हम अभी सीख ही रहे हैं तो हम एक एक करके क्वेरी रन किया करें। क्लियर? तो सबसे पहले हमारी क्वेरी होती है, अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूँ, अब ना एसक्यूएल के दो सब टाइप्स है, DDL एंड DML। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कल मैंने शायद ना आपको डेटा डिजाइन बताया था सर DDL बताया ना, DML बताया, डेटा डिजाइन लैंग्वेज। हाँ, ये डेटा डिजाइन का डेटा डेफिनेशन कर लेना इसे, कल मैंने शायद कल बता दिया होगा आपको। डेफिनेशन, हाँ, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। ये दो पार्ट होते हैं। अब जो DDL होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, DDL के अंदर हम क्रिएट, यूज, बेसिकली हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं हमारे डेटाबेस का। ठीक है, हमारे टेबल्स का, हमारे डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है, DML के अंदर हम एक्चुअली उसके अंदर डेटा डालते हैं, उस डेटा को मॉडिफाई, अपडेट, ये सब करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक DML की फुल फॉर्म क्या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। है? डेटा मैनिपुलेशन। सो अभी हम DDL से स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग विद क्रिएटिंग अ डेटाबेस। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल कमांड है हमारे पास क्रिएट एंड देन वी विल डिफाइन डेटाबेस, नाम लिखेंगे डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम कैसे। कमांड, हाँ एक चीज और याद रखना कि इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जो भी एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हो ना, उसमें जो कीवर्ड्स है जैसे क्रिएट, डेटाबेस, जो कीवर्ड्स है वो आप ऑल कैप्स में लिखो। ठीक है, क्योंकि कई सारे सॉफ्टवेयर स्मॉल में एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे आप स्मॉल में लिखोगे इट वर्क्स, बट कई सारे सॉफ्टवेयर सिर्फ कैप्स ही इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप सिर्फ कैप्स में करो। ठीक है, सो वी विल राइट क्रिएट, देन वी विल डू डेटाबेस। हम बता रहे हैं एसक्यूएल को हमें क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है इस नाम से। और लेट्स से इस वाला ये वाला एग्जांपल पे चलते हैं, सिंपल डेटाबेस नाम दिया हुआ है तो हम कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी हम नाम दे देते हैं डेटाबेस दे देते हैं। ठीक है, डेटाबेस एंड डेटाबेस ही नाम दे दिया। ये वाला कॉन्फ़िगर करेगा टेस्ट, ये नाम दिया हमने। ठीक है, क्वेरी लिखने के बाद यू हैव टू पुट अ सेमीकोलन, वरना कोड एग्जीक्यूट नहीं होती है, सो वी विल पुट अ सेमीकोलन एंड ये हमारी एक छोटी सी क्वेरी है फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस। ठीक है, वी विल डू एग्जीक्यूट, मतलब एग्जीक्यूट करें और एग्जीक्यूट हो गई, सबसे नीचे हमारे पास आता है उसका आउटपुट, आउटपुट में दिस कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो हमारा कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है।
और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है वहां पे देखोगे डेटाबेस के अंदर अभी तक जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया दिख नहीं रहा है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा स्टूडियो है वो एक बार हमारा डेटा लेता है एसक्यूएल सर्वर से, देन रुक जाता है जब तक उसको अगली बार रिफ्रेश नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा एसक्यूएल सर्वर पे नया नया डेटाबेस बना है उसको देखने के लिए वी हैव टू रिफ्रेश इट। ठीक है, तो वी विल डू अ रिफ्रेश। हाँ हो गया, देखो तो रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमारा टेस्ट नाम से डेटाबेस आ गया। ठीक है, अब जो आपका ईआर डायग्राम बनना शुरू होगा, ठीक है, तो उस ईआर डायग्राम का नाम रहेगा टेस्ट। तो डेटाबेस का जो नाम रहता है वो रखते हैं ईआर डायग्राम का नाम। ठीक है, so you can write ER diagram for test या test apostrophe s ER diagram whatever you want। ठीक है, यहाँ से आपका ER diagram बनना स्टार्ट हो जाएगा। बस स्टार्ट कर लो ER diagram बनाना, सिंपल नाम लिखो भी, हमने और कुछ किया नहीं है। इसके बाद अब वी हैव टू टेल अवर एसक्यूएल सर्वर कि उसको कौन सा डेटाबेस यूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए वी विल राइट यूज टेस्ट, विल डू यूज टेस्ट। ठीक है, हमने इसको बता दिया कि तुम्हें टेस्ट नाम से एक डेटाबेस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, उसको यूज करना है, जो भी हम आगे ऑपरेशन करने वाले हैं वो उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगेन एग्जीक्यूट, यहाँ पे नीचे नो इश्यूज फाउंड और सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड यहाँ पे अभी कुछ हमें अपडेट दिखेगा नहीं क्योंकि हमने सिर्फ सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने पे कुछ आउटपुट नहीं आता, राइट, तो कुछ भी हमें अलग से नहीं दिखा। वी विल क्रिएट अ टेबल। ठीक है, एक डेटाबेस बिल्ड करने के बाद सबसे पहला काम जो आपके पास आता है वो है टेबल बिल्ड करना, क्योंकि डेटाबेस इन इटसेल्फ कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर टाइप है, राइट, जो उसका मेन डेटा होल्डिंग यूनिट्स होती हैं वो टेबल्स होती हैं। ठीक है, तो वी विल अगेन राइट क्रिएट, देन वी विल डिफाइन टेबल। ठीक है, इस बार हमें एक टेबल क्रिएट करना है, उसका हमें एक नाम रखना है, उसका नाम रखते हैं हम जैसे डिपार्टमेंट्स। हम एक ऑफिस के लिए डेटाबेस डिजाइन करते हैं, ठीक है, हम उस टेबल का नाम रखते हैं डिपार्टमेंट्स, तो विल राइट डिपार्टमेंट्स, सिंपल। अब डेटाबेस के टाइम पे तो हमने इस क्वेरी को यहीं पे क्लोज किया था, रन किया था, एंड दैट्स ऑल। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब हम टेबल एक क्रिएट कर रहे हैं हमें साथ में देने पड़ते हैं उसके कॉलम्स कि उस टेबल के अंदर कौन कौन सी कॉलम्स होंगे। ठीक है, अब हमें वो डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद द पैरेंथेसिस। ठीक है, एक पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने सारे कॉलम्स को करते चलते हैं। ठीक है, तो पहला कॉलम डिफाइन करते हैं, लेट्स डिफाइन आईटी। ठीक है, तो डिफाइनिंग ये होता है हमारा कॉलम का नाम विच इज डिपार्टमेंट आईटी। So ये fix है that by using the parentheses we can insert the column. हाँ, ये फिक्स है, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कॉलम इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वी हैव डन डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, नाउ वी विल डिफाइन इट्स इंट फॉर इंटीजर, ये डिपार्टमेंट आईडी हमारा एक इंटीजर है, राइट। नाउ वी विल डिफाइन अ प्राइमरी, वी विल राइट प्राइमरी। ठीक है, रिटर्न प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक एंड नॉट नल, ये प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। बट प्राइमरी की होता क्या है, रिलेशन क्रिएट करें, वो उसका पर्पस हो गया। प्राइमरी की इन द वेरी बेसिक सेंस क्या होता है, जो हमारे टेबल में से हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली डिस्क्राइब कर सके। एक कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो कि कभी किसी भी रो के लिए सेम ना हो, और अगर मैं
उसमें से कोई भी एक पॉइंट उठाओ, तो ऐसा ना हो कि मेरे पास मल्टीपल रिजल्ट आ रहे हैं, हर एक उसकी वैल्यू के लिए, प्राइमरी की हर एक वैल्यू के लिए एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। ठीक है, ये होती है प्राइमरी की का बेसिक मतलब। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ये यूनिक होता है और कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। इन द केस ऑफ एसक्यूएल वी कॉल इट यूनिक एंड नॉट नल। नल का मतलब कि एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी जो यूज केस है सबसे बड़ा, वो यूज होता है फॉर लिंकिंग, फॉर क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स। जैसे हमने कस्टमर आईडी देखा था अपने एग्जांपल में कि ऑर्डर में भी कस्टमर आईडी था एंड जो कस्टमर्स का टेबल था उसमें भी कस्टमर आईडी था। तो कस्टमर्स के लिए तो हम कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बना दिया, कोई इशू ही नहीं है। बट ऑर्डर्स के लिए तो हम उसको प्राइमरी की बना सकते हैं, राइट। बट कस्टमर्स के लिए क्योंकि वो प्राइमरी की है, हम उससे ऑर्डर्स को लिंक कर सकते हैं। यूजिंग दैट वी कैन लिंक इट। ठीक है, तो ये प्राइमरी की हमने यहाँ पे बनाई है, प्राइमरी की। Sir, I have a question. Sir, why we have put that INT? हाँ, उससे भी आ रहा हूँ अभी, क्योंकि वो थोड़ा सिंपलर चीज है, फिर नहीं आया अभी मैं। अब आते हैं इंटीजर पे। आईएनटी का मतलब है इंटीजर। ठीक है, जब भी हम एक कॉलम बना रहे होते हैं, वी हैव टू डिफाइन कि वो कॉलम का डेटा टाइप क्या है, उस कॉलम में हम किस तरीके का डेटा डालने वाले हैं। सो क्योंकि डिपार्टमेंट आईटी है, आईटी इंटीजर्स में होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा है। ठीक है, अभी हम आगे अलग अलग काइंड ऑफ डेटा टाइप और भी पढ़ेंगे, तो विल सी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्राइमरी की मेन क्रिएट कर दी डिपार्टमेंट आईडी के नाम से। अगला बनाएंगे डिपार्टमेंट का नेम। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट पे मूव ऑन करना है। एंड वी मेक डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, अब डिपार्टमेंट नेम है, इसमें हम यूज करेंगे कैरेक्टर्स। तो वी कैन यूज टाइप varchar। ठीक है, varchar इज बेसिकली यूज फॉर कैरेक्टर्स। आप char भी यूज कर सकते हैं, char भी, और char और var char दोनों कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। बट द मेजर डिफरेंस इज कि varchar में आप वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लो आपने 100 मैक्सिमम डिफाइन कर दिया 100 कैरेक्टर्स, तो आप 1 to 100 कुछ भी पुट कर सकते हैं। कैरेक्टर में हमें वो डिफाइन हो जाता है कि मान लो आपने 4 लिखा तो 4 कैरेक्टर्स ही आएंगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए वी डू varchar। अब varchar के बाद वी हैव टू डिफाइन कि कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स अलाउड होने चाहिए। तो आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो वो जितने मर्जी कैरेक्टर लेगा, बट अगर आप ये ब्रैकेट लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस फील्ड में, डिपार्टमेंट के नेम में इतने ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से 50 कैरेक्टर दे देते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसको 50 कैरेक्टर दे दिए। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको 50 कैरेक्टर दे दिए। ठीक है, तो अब क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स का ही टेबल है, यही सबसे ज्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट का नाम सबसे ज्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, हम इसको एक प्रॉपर्टी देंगे नॉट नल की, कि डिपार्टमेंट का जो नाम है हमारा एम्प्टी नहीं हो सकता किसी भी एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो इट विल बी नॉट नल। ये हमने प्रॉपर्टी दे दी इसे। ठीक है, हमने दी इसे प्रॉपर्टी। इसके बाद आप कॉलम्स बना सकते हो और जितने आपको चाहिए हो। एक दो कॉलम मैं बना लेता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कॉलम बनाइए। दो कॉलम ये मेन थे। कॉलम बनाने का तरीका सिंपल है, सबसे पहले आप कॉलम का नाम डालेंगे, उसके बाद क्या वो इंटीजर है या एक वेरिएबल है, वो सॉरी वेरिएबल कैरेक्टर है, वो डालेंगे। उसके बाद कोई प्रॉपर्टी देनी है तो वो डालेंगे। प्रॉपर्टीज अभी आप रहने दीजिए, अभी आप सिर्फ 2 से 3 कॉलम बना लो, सिर्फ नाम एंड उसके डेटा टाइप के साथ। ठीक है, तो आई विल क्रिएट सम एज वेल। ठीक है, एक डेटा टाइप मैं और यूज कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड डेट। सो मतलब इस वाले कॉलम में मैं डेट्स डालूंगा। ईओई का मतलब होता है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, मैंने एक ये बना लिया है। उसके बाद आई विल क्रिएट कॉलम।
तो मैंने ये भी बना दिया और उसके बाद एक डिपार्टमेंट हेड बना दिया। इसको वैसे करेंगे। ठीक है, मैंने जब सब कुछ कर लिया, अब इसके बाद मेरे को करनी है इसकी क्लोजिंग। क्लोजिंग करने के लिए आई विल क्लोज द पैरेंथेसिस एंड पुट अ सेमीकोलन। ठीक है, तो करनी थी इसकी क्लोजिंग, मैंने अपने पैरेंथेसिस को क्लोज किया। हां, Can we use something else in place of variable character? ठीक है, आप कैरेक्टर यूज कर सकते हैं सिर्फ CHAR वाला, बट बहुत पुराना हो चुका है, इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। प्लस उसके साथ जितने कैरेक्टर डिफाइन कर दिए आपको उतने ही डालने पड़ेंगे, वो वेरिएबल वैल्यूज नहीं देते किसी। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप var कैरी यूज करें कैरेक्टर की जगह पे। बट अगर कहीं पे आपको कैरेक्टर यूज करना है, आपको यूज के समझ आ रहा है, आपको यूज समझ आ रहा है, तो डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा एक बेसिक टेबल। ठीक है, And sir, what all we can use for variable character? Like उसमें क्या क्या हम entries कर सकते हैं? कुछ भी doesn't matter। Apart from integers and numericals. नहीं, इंटीजर न्यूमेरिकल पे डालो, एज अ कैरेक्टर उसे ट्रीट करेगा। डिफरेंस इज कि जब आप इंटीजर से डिफाइन कर रहे हो ना, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो सॉरी, कि उसको मिलेंगे जो इनपुट वो नंबर्स, सिर्फ नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, और उन नंबर से मे भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, या फिर नंबर्स की कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी हो, या बेसिकली इसलिए इंटीजर यूज करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर क्यों यूज करते हैं कि जो भी यूजर डाल रहा है वो उसको एज अ कैरेक्टर देखेगा। ठीक है, उसके ऊपर हमें कोई ऑपरेशन नहीं करनी है, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करने हैं, सो बट इसलिए उसे वो वैर कैरेक्टर डाल देते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक से टेबल बनाया, तो मैं कर दूंगा एग्जीक्यूट, नो इशू फाउंड। अगर मैं टेस्ट को खोलूंगा, इसमें आप इनको टेबल्स, हाँ, डिपार्टमेंट से नाम से आ रहा है ना, dbo.departments मतलब डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट्स। और उसके अंदर जब हमने उसको एक्सपेंड किया तो एक कॉलम्स थी, एक फोल्डर कॉलम्स, कॉलम्स के अंदर हमारे सारे कॉलम्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप सिंबल भी देखोगे, क्योंकि इसको हमने प्राइमरी की बनाया है, यहाँ पे इसको प्राइमरी की का सिंबल भी आ रहा है, प्राइमरी की प्रॉपर्टीज भी है इसके पास। ये नॉट नल है, ये नॉट नल लिखा तो था नहीं, क्वेरी में अगर आप देखो हमने प्राइमरी की के साथ नॉट नल नहीं लिखा है, बट क्योंकि ये प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉट नल होती है। प्राइमरी की मींस यूनिक एंड नॉट यूनिक, ठीक है, तो इसलिए वो नॉट नल ने ऑटोमेटिकली ले लिया। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नेम है, इसके बाद यूई हमने ये एस्टैब्लिशमेंट डिफाइन किया था, और इसके बाद डिपार्टमेंट है। ठीक है, और इसमें ये नल लिखा आ रहा है, उसका मतलब है कि इसके अंदर एंटी वैल्यू जा सकती है। ठीक है, कि मैं मतलब किसी एंट्री के लिए डिपार्टमेंट हेड की वैल्यू खाली छोड़ सकता हूँ कि उस डिपार्टमेंट कोई भी हेड नहीं है। ठीक है, डिफाइन किया एक बेसिक सा टेबल। समझ आया? इसका ड्रॉ कर लो, या डायग्राम में इसको अपडेट कर लो, इसको अपने या डायग्राम में अपडेट कर लो। अब बताओ एंटिटी क्या होगी इसमें से, एंटिटी का नाम क्या है? डिपार्टमेंट हमारी एंटिटी है, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? आईडी नेम यही होगा, अपने में ड्रॉ कर लो, अपडेट कर लो। आप ड्रॉ करके पानी लिखा है।
क्या आप लोगों ने गाइस डन। तो देखो अब आपको टेबल बनाना आ गया। टेबल कैसे क्रिएट किया जाए पता आ गया ना। तो एक टेबल बनाओ, मतलब एक क्वेरी लिखो फॉर मेकिंग अ न्यू टेबल। का नाम होगा एम्प्लॉइज, ठीक है। और उसके एट्रीब्यूट बताता हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय आईडी। अब एट्रीब्यूट के नाम में मतलब ईएमपी आईडी करके लिख लेना। ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, एम्प्लॉय नेम बेसिकली, देन सैलरी, देन जेंडर, then department ID, email, EOJ और date of joining, बस इन एट्रीब्यूट्स के साथ एक क्वेरी क्रिएट करो, ठीक है, टेबल बनाने के लिए। अभी सिर्फ क्रिएट करना, जो अगर आप लाइव सर्वर पे काम कर रहे हो तो एग्जीक्यूट मत करना, भी सिर्फ मॉडिफिकेशन करेंगे और नई चीजें सिखानी है, ठीक है ना। सिर्फ क्वेरी लिखो बेसिक अभी कि उसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन सी प्राइमरी की होनी चाहिए, कौन सा वैल्यूर होना चाहिए, कौन सा डेट होना चाहिए, कौन सा इंटीजर होना चाहिए, जो भी आपको जैसे भी लग रहा है वैसे ही लिखो। फिर मैं यहाँ पे जब लिखाऊंगा तो उससे वेरीफाई करूँ। ऐसा हो सकता है कि दो प्राइमरी की हो या नहीं, प्राइमरी की हमेशा एक एक ही होगा। या अगर वैल्यूर एक से ज्यादा हो वो सब हो सकता है, या वो एक ही होते हैं। वैल्यूर एक से ज्यादा मतलब पहले वाले में डिपार्टमेंट नेम और वैल्यूर था, क्योंकि अगर इसमें हम एम्प्लॉय नेम और वैल्यूर होगा तो और नहीं हो सकते। नहीं, उसके इस वाले में तो हमने डिपार्टमेंट हेड को भी वैल्यूर बनाया है। और आप लोगों को असाइनमेंट मिलने भी शुरू होंगे अब, ठीक है। तो वो असाइनमेंट करके आपको सबमिट करने होंगे या क्वेश्चंस होंगे। उसका आप या तो ऑनलाइन ही लैपटॉप पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा लैपटॉप वगैरह नहीं है तो कोई लिख के भी सबमिट कर सकते हो, जैसे भी लैपटॉप मिल सकता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आपकी जो कल वाली क्लास है वो सैटरडे को शिफ्ट होगी। तो आपको आना है, आपको असाइनमेंट जो दिया जाएगा वो करेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे विशाल सर रहेंगे। सैटरडे शूट पे जाना है, ऑफिस है, सैटरडे संडे और दोनों दिन ऑफिस है। जी पॉसिबल है, कोई बात नहीं है। वैसे भी जो भी चल रहा है ना वो ट्यूसडे से तो रिपीट होना ही है, क्योंकि अभी वो आपने ग्रुप के नाम में जो 4th and 11th है ना, तो 4th and 11th का मतलब बेसिकली वही है कि अभी दो अब बैचेस दो बैचेस नहीं है,
इसका तो यही है कि 4th से 11th तक एक बेसिक आइडिया दिया जाएगा, फिर एक बार 11th से वो बैक ट्रैक करके लास्ट में खत्म किया जाएगा। ठीक है, कि वो बैक ट्रैक करना जरूरी होता है क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं जब आपको दे रहा हूँ। जो क्लासेस चल रही है ये 11 से दोबारा रिपीट? हाँ, क्योंकि वही होता है ना कि एक बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, वो जस्ट नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आती है एक बार समझना, तो एक बार रिपीट कराई जाती है। और जैसे क्लास आपकी मिस हुई थी कल वाली भी, तो वो भी एक बार रिपीट रहेगी, तो विल हेल्प यू गाइस। कल आना, कल आपको असाइनमेंट दे दिया हो जाएगा, सुबह सुबह पे आप दे पाओगे ना, असाइनमेंट भेज दूंगा और बैठ के करना आराम से। सैटरडे क्लास है, कल मैं एक्चुअली अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे को ऑफिस जाना है, तो कल आपको यहाँ पे असाइनमेंट करना है। ठीक है, विशाल सर होंगे, वो आपकी हेल्प कर देंगे, यहाँ पे आओगे ज्यादा बेटर रहेगा। सर शायद से कुछ टेस्ट के लिए बोल रहे थे, एक बार हमसे कंसल्ट करके उस बारे में चले जाना, छोटा बहुत टेस्ट लेंगे वो। और जो आपकी जनरल क्लासेस रहेंगी आपकी फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे। ठीक है सर एसक्यूएल की? हाँ, एसक्यूएल की जो बैच चलेगा वो ट्यूसडे टू फ्राइडे चलेगा हर वीक। ठीक है, क्लियर है ना? बाकी जो 3 दिन है उसमें आप आना, मतलब अगर आप आ रहे हो तो आ जाना, असाइनमेंट्स वगैरह करना यहाँ पे बैठ के, वरना असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे वो आप करते भी कर सकते हो। यहाँ पे विशाल सर होंगे, हेल्प कर देंगे, कुछ अगर नहीं आया तो साथ ही वेरीफाई करा सकते हो, काफी सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। सर कल की क्लास सैटरडे शिफ्ट हो गई? हाँ, कल वाली क्लास सैटरडे शिफ्ट हो गई है क्योंकि मैं कोई यहाँ के साथ शेड्यूल मैनेज करना ना अपनी कंपनी के साथ, तो ऑफिस जाना पड़ेगा कल। टाइमिंग वगैरह सब कुछ सेम है यहाँ पे सैटरडे को। डिजाइन की क्वेरी डन, बाकी लोग डन? नहीं वो लिख लो ना। सॉरी, सर डन? ठीक है, एक बार ना मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ आप लोगों को। आपका हो गया? आपके हो गए क्वेरी डिजाइन कर लिया आपने? तो मैं जो क्वेरी है वो यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। एक बार बेसिक क्वेरी लिखूंगा, वेरीफाई कीजिएगा कि आपने कुछ इश्यू तो नहीं किया था, अगर कोई इश्यू है तो बनेगा तो पूछ लीजिए। ठीक है, बेसिक क्वेरी लिखता हूँ। तो सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करना है एम्प्लॉइज का, तो विल डू क्रिएट टेबल। नाउ दे दूंगा इसका एम्प्लॉइज, देन ब्रैकेट लगा के सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एम्प्लॉय, तो आई विल डू emp id, एम्प्लॉय आईडी आई विल डू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, एंड ये बनेगी आपकी प्राइमरी की। ठीक है, बनेगी हमारी प्राइमरी। ठीक है, क्या बोला? एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, so it will be employee name, और ये होगा वैल्यू। ठीक है, और लेट्स से 50 देते हैं, मतलब इस नंबर से एक्चुअली कुछ फर्क पड़ता नहीं, अगर आपने ये नंबर अलग भी लिखा है तो डजंट मैटर। ठीक है, ये हम बेसिकली ये डिफाइन कर रहे हैं कि नेम के अंदर कितने कैरेक्टर्स मैक्सिमम आ सकते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ नहीं, कैरेक्टर की लिमिट से। जैसे मेरा नाम योगेश है, सो दैट YOGESH 6 कैरेक्टर्स है मेरे पास। ठीक है ना, तो हम मैक्सिमम दे रहे हैं कि 50 कैरेक्टर्स तक अलाउड। ठीक है ना, नहीं वेरिएबल करके वही फायदा है कि जितना हमने लिखा है उतनी ही लेगा, लेकिन 50 तक अलाउड, वो एक रूल की तरह काम करेगा। नॉर्मली जो नंबर नाम नहीं, जस्ट जनरली दे देते हैं ना कि हाँ साउथ की साइड पे होते हैं लंबे लंबे नाम होते हैं। एंड द थिंग इज कि जो नेम है ना, इसमें हम नेम एंड सरनेम अलग अलग ना ले रहे हैं, तो उसी में सरनेम भी आएगा, तो उस वजह से कैरेक्टर बढ़ जाएगी कमाल की तरह। तो 50 तो एक्चुअली भी कम ही है। यूजुअली जब आप रियल कंपनी में वर्क करेंगे तो 100 से 120 के बीच में रखी जाती है। ठीक है ना, हमारे पास एम्प्लॉय नेम डिफाइन हो गया। अगला क्या बोला था? सर जेंडर, जेंडर, सर सैलरी, सैलरी सैलरी
सैलरी है बीच में, सैलरी डाल देते हैं। सैलरी डिवाइड करेंगे इंटीजर इंटीजर रहेगा सिंपल, ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन, इसमें हमने नॉट नल क्यों नहीं डाला एम्प्लॉय नेम में? डाल सकते हो, इट्स लाइक नॉट नल ऑफ, बिकॉज नेम तो सभी का होगा, नेम सभी का होगा, नॉट नल डाल सकते हो। वो एक चेक की तरह है कि इट्स नॉट नेसेसरी बट डालोगे इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। मैं अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मैं बताता ना कि बहुत सारे अभी काफी सारे हम चीजें सीखेंगे। हाँ, प्राइमरी की मैंने बस दिखाया अभी, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, प्रॉपर्टीज की काफी सारी डालनी है अभी। इट्स नॉट अबाउट नॉट नल, हम कई और प्रॉपर्टीज भी सीखने वाले हैं, चेक के बारे में और यूनिक के बारे में, ये सब भी पढ़ेंगे अभी। तो प्रॉपर्टीज एक साथ आते हैं, ठीक है। तो सैलरी हो गया, उसको चेक करता हूँ। जेंडर वी विल डू ब्रैकेट एंड मैं इसको 1 ईयर, ठीक है। एमएफ की तरह यूज करेंगे, उसका क्या था, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, उसको डेट ऑफ सर, ईमेल और डेट ऑफ एक हम ईमेल नाम देंगे और लेट्स से 80 and we will do DOJ, it will be date, ठीक है। and last में we will close this, ये हमारी बेसिक क्वेरी रेडी हो, राइट। हमारी बेसिक क्वेरी रेडी हो। अब इसके अंदर हमने एम्प्लॉय आईडी को तो प्राइमरी की बनाई दी है, ठीक है। इसके अंदर और प्रॉपर्टीज डालते हैं, ठीक है। नेम को हम नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे आपने बोला था, इसको हम बताएंगे नॉट नल, हमने नॉर्मल कर दिया, ठीक है। सैलरी पे हम एक नया चेक इंट्रोड्यूस करते हैं, नई बेसिक प्रॉपर्टी है चेक, ठीक है। चेक का क्या मतलब है कि जो भी इसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो सैलरी की कंडीशन क्या हो सकती है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए सैलरी हमेशा, कि किसी को हम 0 से कम सैलरी नहीं दे रहे हैं, राइट। सैलरी हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसके अंदर हम एक चेक इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर हम चेक इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो वी विल डू चेक, और चेक के बाद हम एक्सप्रेशन देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। तो एक्सप्रेशन विल बी सैलरी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमने एक चेक इंसर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर एक नया टाइप ऑफ डेटा टाइप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, व्हिच इज कॉल्ड डेसिमल, ठीक है। डेसिमल, क्योंकि इंटीजर वाली जो वैल्यूज है ना उसके अंदर आप एक्चुअली डेसिमल नहीं डाल सकते, ठीक है। मान लो जैसे सैलरी है, जब कैलकुलेशन कर रहे हैं बेस सैलरी है तो पॉइंट में समथिंग हो सकती है ना। तो इंटीजर में डेसिमल पॉसिबल नहीं है, तो हम डेसिमल डालेंगे, राइट, डेसिमल, ठीक है। और डेसिमल के साथ हमें डिफाइन करना पड़ता है प्री पॉइंट एंड आफ्टर पॉइंट डिजिट्स, मतलब कि पॉइंट से पहले जो एक्चुअल नंबर है वो कितना लंबा हो सकता है और पॉइंट के बाद डिजिट है, ठीक है। तो इसमें हम लेट्स से 10 एंड 2, जो नंबर है वो 10 डिजिट्स का हो सकता है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स और हो सकती है, क्लियर, ठीक है। हमने इसमें एक चेक इंट्रोड्यूस किया कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलो और बढ़ते हैं। अब जेंडर में एक काम करते हैं, एक चेक जेंडर में लगा देते हैं कि हमें एम या एफ ही चाहिए, राइट। तो we will do gender in
ठीक है, हम लगाएंगे एक जेंडर की कंडीशन, जेंडर इन, मैं बोल लिखता हूँ, समझाता हूँ। सिंगल कोट्स में आ था, मैं डबल कोट्स लगा दिए थे। सो अभी हमने क्या किया कि हमने जेंडर के ऊपर चेक लगाया, ठीक है, हम इसके अंदर जो भी डेटा जाएगा वो एक चेक से पास होके जाएगा, राइट। एंड उसके हमने एक बात क्या कंडीशन क्या लिखी कि जेंडर जो वो कॉलम है उसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो इसके अंदर होना चाहिए, जो हमने अगला एक लिस्ट कह सकते हो आप उसे वो दिए, तो उसके अंदर ही होना चाहिए। तो मतलब या तो जेंडर की वैल्यू m हो सकती है या f हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी डालोगे तो अलाउ नहीं करेगा वो डेटा की एंट्री के लिए, ठीक है, क्लियर है। बाकी तो ठीक है, एक लास्ट चीज हमारे पास बची है जो डेट वाला है, ठीक है, डेटा टाइप तो आपको समझ आया था। अब एक और प्रॉपर्टी होती है डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है कि अगर यूजर ने डेट ऑफ जॉइनिंग नहीं एंटर करी, ठीक है, तो वही हम डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर देंगे कि वो ऑटोमेटिकली उस जगह पे चली जाएगी। तो उसको करने के लिए वी डू डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब वही ना कि जैसे अब कोई भी फॉर्म भरते हो या कुछ भी करते हो उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती है ना कुछ, कि मान लो आपने कोई फील्ड खाली छोड़ दी, बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू ले लेगा वो, तो वही है डिफॉल्ट का मतलब कि मान लो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेटा एंट्री करते हुए मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसी के लिए खाली छोड़ दिया, तो एक डिफॉल्ट डेट वो ऑटोमेटिकली डाल देगा। जैसे सपोज इस महीने मैंने जो है 5 तारीख से ज्वाइन किया, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट सिस्टम में जो है ये एंट्री मेंशन है कि जो नहीं डालता उसका 1 से जो है बाय डिफॉल्ट दे दो। हाँ, एक उस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे या तो डेट मेंशन कर सकते हैं, बट व्हाट वी आर गोना डू, एक और फंक्शन यूज करते हैं हम, गेट डेट का। गेट डेट का क्या मतलब हुआ कि जो भी आज की डेट है वो डल जाएगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो उसके लिए वी विल डू सिंपल गेट एंड नहीं, द थिंग इज ना कि अगर हम एक एम्प्लॉय टेबल बना दें, उसके अंदर जब एम्प्लॉय की एंट्री होगी, एम्प्लॉय की एंट्री तो तभी होगी ना जब उसने ज्वाइन किया है, और अपडेट छोड़ना होगी इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। फिर देखो मैंने लेट्स से मैं कंपनी में गया, मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, इंटरव्यू क्लियर हुआ, अब मेरी आईडी वगैरह बननी है तो मेरे डेटाबेस में एंट्री हुई, तो जिस दिन मेरी डेटाबेस में एंट्री हुई वही तो मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई, है ना, अलग थोड़ा ना मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो इसलिए हमने सेम रो डाल दिया कि जब उसकी एंट्री हुई तभी उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है ना, क्योंकि जो एम्प्लॉइज वाला टेबल है वो तो बाद में जाके अपडेट होगा नहीं, मे बी नेम अपडेट हो सकता है, मे बी सैलरी वगैरह अपडेट होगी सिर्फ, लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो अपडेट होगी नहीं बाद में, है ना, इसलिए हमने गेट डेट कर दिया, ठीक है, क्लोज किया, अभी हमारा गेट डेट हो गया कि बाय डिफॉल्ट वो डीओजे में आज की डेट डाल देगा। सर एक बार आप और रिपीट करो, ये गेट डेट किस लिए होता है? गेट डेट का मतलब है कि आज का डेट है वो निकालने के लिए, आज की डेट निकालने के लिए, ठीक है। बेसिकली क्या किया है डीओजे में, अगर तुमने डेट डाल दी है ज्वाइनिंग की तो ठीक है बोल जाएगी, बट अगर से तुमने खाली छोड़ा है तो बाय डिफॉल्ट आज की डेट चली जाएगी, क्लियर। अपनी क्वेरीज को अपडेट करना है इन सब चेक्स के साथ तो एक बार कर लो। सर मतलब बाय डिफॉल्ट गेट डेट अगर हम डालते तो आज की डेट उसमें एंटर हो जाएगी। हाँ बोलो सैलरी डेसिमल लिखा हुआ है इसमें ब्रैकेट्स में 10 और 2 मतलब हाँ 10 और 2 का मतलब है प्री पॉइंट एंड पोस्ट पॉइंट, मतलब पॉइंट से पहले कितनी डिजिट आ सकती है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ सकती है। लेट्स से 6 लाख की सैलरी है किसी की, तो 6 लाख पॉइंट 00 या 0.38 या जो भी है, राइट। तो कोई और नंबर्स भी हो सकते हैं 10 या 10 और नहीं कुछ भी ले सकते हो आप,
मतलब एक बहुत रियलिस्टिक नंबर ये रहता है कि 10 फिगर सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, ठीक है, आप 11 12 100 कुछ भी लिखो, डजंट मैटर। क्वेश्चन नहीं हो रही? Date is not permitted in this. and to of date of entry of होना तो ऐसे चाहिए। ये तो होगी। अब फॉर्मेटिंग सही करी है? देखो कहीं भी क्वेरी में कुछ इश्यू तो नहीं है, कहीं पे बैक वगैरह मिस हो गया कुछ हुआ। हम ये यूज करते हैं डेट, तो उससे प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाएगा? क्यों? मतलब एम्प्लॉय मैं आज ज्वाइन कर रही हूँ और बैचलर सिस्टम में नहीं डालूंगी, डेट डालूंगी आज की डेट है। हाँ, मतलब प्रॉब्लमेटिक क्या है? नहीं सर, जो उसकी सैलरी वैलरी बनेगी तो उस डेट से मंथ कैलकुलेट होगा। यूजुअली तो सारे एम्प्लॉयज को 1 के आसपास ले एडजस्टमेंट करके ले आते हैं, बट अगर कहीं पे नहीं भी लाना है तो उससे होएगा। और एडजस्टमेंट भी तो करनी है ना, कि अब मान लो 1 से डाल दो आप, राइट, तो उसको पूरे मंथ की सैलरी जाएगी। बट गेट डेट आपने किया तो उस डेट से अगली मंथ तक जितने डेज होंगे उसी की सैलरी जाएगी। एक बेटर अप्रोच है ना ये। और फिर उसके बाद तो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिर अपडेट हो जाएगी। हमें तो वही रहेगा कि 1 to 1 वाला सिस्टम। क्लियर? आपका डाउट सॉल्व हुआ? क्लियर नहीं? ये इसका हो गया, ये कौन? सर तुम्हें क्वेरीज अपडेट करनी पड़ेगी, प्लस पहले बनानी पड़ेगी। नहीं, तुमने एग्जीक्यूट कर लियोगे ना, एग्जीक्यूट करने में बताना। ये बेसिकली डिजाइन इस तरीके से होता है कि पूरी क्वेरी लिख के साथ एक साथ एग्जीक्यूट करोगे। क्या तो हमने सेलेक्ट एग्जीक्यूट किया ना, आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जो सेलेक्ट कर लेते हैं वो सिर्फ सेलेक्ट एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, यूजुअली ये डिजाइन इस तरीके से होता है कि आप क्वेरीज में लिखते चले जाओगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करें, लास्ट में जब आपने पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, एक से एग्जीक्यूट करोगे, डेटाबेस करना, उसमें टेबल करना, पूरा कॉलम सेट करना, सब कुछ एक साथ है। मतलब सिलेक्ट के बाद दोबारा हम उस कॉलम का नाम सॉरी, सेलेक्ट करने के बाद दोबारा कॉलम का नाम नहीं, मैं बता रहा हूँ जो अपना इमेजिन स्टूडियो है वो इस तरीके से डिजाइन है कि आप इसके अंदर ना क्वेरी लिखते चले जाओ बिना एग्जीक्यूट के, ठीक है। सबसे पहले अपना वो बना लिया डेटाबेस, उसके बाद आपने उस डेटाबेस को यूज किया, उसने टेबल ऐड कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप लिखते चले गए, राइट, एंड लास्ट में जाके आपने उसको एग्जीक्यूट किया, एक साथ आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, उसमें टेबल्स ऐड हो गए, रिलेशनशिप सब कुछ हो गया, ठीक है। और फिर इस फाइल को आप सेव करके रख लोगे कि बाय चांस कभी इसका स्ट्रक्चर वगैरह डिलीट हो जाता है या कभी आपको इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, तो साथ में आप वो फाइल दोबारा एग्जीक्यूट करोगे एंड वो आपका रन हो जाएगा। इस हिसाब से डिजाइन, मतलब अगर हम बिना सिलेक्शन के एग्जीक्यूट करते हैं तो पूरा शुरुआत से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए जब तुम्हारा डेटाबेस क्रिएट हो गया था तो दोबारा मेरा जाएगा, दोबारा क्रिएट किया। स्किल सर्वर करना है, हाँ तो सबसे पहले स्किल सर्वर डालना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली यहीं पे आप करें, ठीक है ना। कल हमारे पास क्या टॉपिक है, मतलब फ्राइडे को हम करेंगे कंस्ट्रेंट से शुरू करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज वगैरह पढ़ेंगे। तो नाइस, नहीं ठीक है, ठीक है। तो और ये रखते हैं, इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन कर लेना और आप वहां से
फुल सेट ड्राइवर से ये हम ज्यादा ना कि इससे गाइड को लेके गाइड ये सेव कर दो चलो थैंक यू गाइस वेलकम सेव करो हाँ सेव करो हाँ हाँ दोनों को एक ही सेव करो ना जो फाइल अभी आपने क्रिएट किया ना उसको सेव कर लेना क्योंकि कल हम उसी में कंटिन्यूस वर्क करेंगे ठीक है कैसे फोटो हाँ हाँ